आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे एक चर वाले द्विघात समीकरण, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। तो सबसे पहले एक चर का मतलब क्या होता है? एक चर का इंग्लिश में मतलब है वेरिएबल, और द्विघात का मतलब क्या होता है, और समीकरण का मतलब तो हम लोग जानते हैं। तो एक चर है हमारा वेरिएबल। तो चर बोलने का मतलब यहाँ पर इस तरह का हम लोग चर यूज कर सकते हैं। एक चर यानी एक वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो या तो एक वेरिएबल होगा, यानी एक चर होगा, माने या तो x में होगा, या तो y में होगा, या m में हो सकता है, n में हो सकता है। इसमें से कोई एक होगा, कोई एक जो होगा। a से लेकर z तक जितने भी अक्षर है सबको चर बोला गया। लेकिन यहाँ एक चर वाला चाहिए द्विघात मतलब क्या होगा? पहले हम लोग जो मेन जिस चीज को पढ़ेंगे उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात का मतलब जिसका पावर यानी जिसका जो होगा स्क्वायर फॉर्म होगा, यानी स्क्वायर होगा। यानी एक चर x है और उस पर उसका जो घात होगा वो 2 होगा। घात 2 होना माने उसका स्क्वायर। तो एक चर वाले द्विघात समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी ऐसा एक इक्वेशन जिसका एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक चर वाले द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हम लोग कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे जो वो एक चर वाला द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो एक चर वाले यानी सिंपल सा जो, अगर हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें इस तरह का फॉर्म, जैसे कि ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। अगर समीकरण मतलब दो चीज आपस में जब तक इक्वल नहीं दिखाएंगे तब तक वो समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू अगर 0 है, इसका मतलब इसमें जो चर यूज किया गया, जो वेरिएबल यूज किया गया, x यूज किया गया है। तो यहाँ पर एक जगह x का स्क्वायर है और एक जगह x है, और a b c जो है एक संख्या है, एक नंबर है, वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर। तो जो हर चीज का जो थोड़ा सा इंग्लिश नाम को जरूर जानेंगे। a b c एक वास्तविक संख्या है और एक कंडीशन है, a जो होगा कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इस तरह का जो इक्वेशन लिखा रहेगा वो होगा द्विघात समीकरण। अगर इसको हम ABC को हटाकर अगर कोई नंबर डाल देते हैं, जैसे अगर 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 दे दिए इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पहचाने हम? इस पूरे इक्वेशन में ये देखना होगा जो चर है, जो वेरिएबल है, उसका एक पर स्क्वायर होना जरूरी है। अगर एक के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये होता है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर कंडीशन है a b c वास्तविक संख्या होगा। यानी a b c जो है, जैसे कि यहाँ पर हम लगाए हैं, तो ये a है, b है, c है, तो ये सब वास्तविक संख्या होना चाहिए। और एक कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर ये a 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? तब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा या द्विघात समीकरण क्या रहेगा? तो इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। और यहाँ पर जो कंडीशन है ये मस्ट है, बहुत जरूरी है, ये कंडीशन होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, यानी द्विघात समीकरण के लिए इक्वेशन एक कंडीशन होना जरूरी है। अगर ये कंडीशन नहीं है, ये शर्त अगर इसमें लागू नहीं होता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ए कभी भी 0 नहीं होगा। और ये जो होगा हमेशा द्विघात समीकरण को सिंपल सा बोले तो स्क्वायर वाला जितना भी इक्वेशन तो आप देखेंगे यानी स्क्वायर वाला होना चाहिए। अगर क्यूब दिया है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में जो है पहले ही क्वेश्चन दिया है जो द्विघात समीकरण को पहचानिए। तो द्विघात समीकरण का पहचान हम लोग कैसे करेंगे? मान लेते हैं एक इक्वेशन हम लिखे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या द्विघात समीकरण है? यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया x का जो है, इसका क्या पावर 2 है, ये पावर 2 होना जरूरी है, x स्क्वायर नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर ऐसे लिख दिए 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, हाँ यहाँ पर देखेंगे तो x का स्क्वायर है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। और बाद बाकी कोई भी टर्म हो, लेकिन x स्क्वायर से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब ऐसे आ गया
3x क्यूब प्लस 4x² माइनस 5x प्लस कुछ भी है समथिंग इक्वल टू 0। तो ये क्या द्विघात समीकरण है, इसमें x² तो है। तो x² बोलने का मतलब उस पूरे टर्म में ये जो बहुपदी व्यंजक है, इस बहुपदी व्यंजक में जो उसका डिग्री होना चाहिए, उसका जो पावर होना चाहिए, मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम देख रहे हैं कि पावर जो है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरा कंडीशन हम लोग जो बोल रहे हैं, ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, बार बार ये लिखेंगे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर a इक्वल टू 0 बोला गया कि नहीं होना चाहिए। अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा? बोला a इक्वल टू 0 नहीं है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तभी ये द्विघात समीकरण है। अगर a इक्वल टू 0 कर देते, मान लेते यहाँ पर 0 हो जाता तो 0 इंटू x² हो जाएगा प्लस bx हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये 0 इंटू x² तो 0 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा सिर्फ bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या द्विघात समीकरण है? तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसीलिए ये कंडीशन लगाया गया कि a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को बेसिक चीज जो है वो जानना जरूरी है, द्विघात समीकरण पहचानना जरूरी है। अगर द्विघात समीकरण पहचानेंगे तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। इसके बाद इस समीकरण का समाधान कैसे करेंगे वो देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में आते हैं। अभ्यास बोला है कि परिश्रम करके देखें, 1.1 है ये एक, तो एक्सरसाइज हम उसको लिखेंगे 1.1। हमारा पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है, समझकर लिखें। ये 4 तो प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला है x² माइनस 7x प्लस 2, और इसको पहले पहचानना है कि ये बहुपदी व्यंजक जो है द्विघात बहुपदी व्यंजक है या नहीं, समझकर लिखे। तो हमारा कंडीशन क्या था, जो उसमें जो बहुपदी जो भी चर होंगे उसका स्क्वायर फॉर्म होना जरूरी होगा। जो भी वेरिएबल हम जो यूज करेंगे उसमें स्क्वायर फॉर्म होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x² माइनस 7x प्लस 2, यानी मेन जो फॉर्म है हमारा इस तरह का फॉर्म होना चाहिए, इस तरह का रूप उसका होना चाहिए। तो अगर इस तरह का ये रूप में है, मस्ट है कि x पर स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो x² माइनस 7x प्लस 2, तो ये बहुपदी व्यंजक है, ये तो है। हाँ, और इसको अगर बात करें तो यहाँ पर 7 का पावर 7 इंटू एक्स का पावर 5 है, लेकिन x का पावर 5 है, उसके साथ यहाँ पर भी और कुछ है। तो इसको पहले क्या करेंगे, सरल रूप में लाएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यानी सिंप्लीफाई करेंगे मैंने जो इंटू गुना दिया है उसको पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि a द्विघात बहुपदी है या नहीं। तो पहले 7x पावर 5, अगर x का इंटू गुना कर देते हैं तो क्या होगा, x गुने x² हो जाएगा, साथ साथ माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस x इंटू 2x होगा। अब इसको देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम x का जो पावर है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 5 है और यहाँ पर पावर 2 दिया है। तो ये 2 पावर होने से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम पावर है इस द्विघात ये जो बहुपदी व्यंजक है उसका जो पावर है यानी डिग्री जो है 5 है, इसलिए ये नहीं होगा द्विघात बहुपद, ये नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, ये द्विघात माने समीकरण नहीं, ये तो पद है, ये अगर इक्वल टू रहेगा तो समीकरण होगा, तो ये द्विघात पद नहीं है। अच्छा, दूसरा में हम देखेंगे, ये 2 का इंटू है तो 2x² और प्लस 2x 2 5 10 हो जाएगा, 10x प्लस 1। ये है, ये जो है बहुपदी है, ये द्विघात बहुपद व्यंजक है। और इसी को जब इक्वल टू पे 0 लिख देते हैं तो वो समीकरण हो जाता है। तो बहुपदी, द्विघात बहुपदी और द्विघात समीकरण में थोड़ा सा का अंतर है। ये क्या होता है, इसके इक्वल टू में 0 नहीं होता है, तो ये द्विघात बहुपदी होता है। और यही जब द्विघात बहुपदी को इक्वल टू 0 लिख देंगे तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो दोनों को पहचानना एक ही तरीका है दोनों को पहचानने का। तो अब हम अगला टर्म में आते हैं, तो ये है, ये द्विघात समीकरण है, बहुपदी व्यंजक है या नहीं है। तो इसमें पावर तो 2 नहीं है, इसका स्क्वायर तो 2 नहीं है x का, तो ये नहीं है। तो ये इस तरह से हम लोग आसानी से बहुपदी व्यंजक को पहचान सकते हैं, द्विघात बहुपदी व्यंजक को। और यही जो द्विघात बहुपदी व्यंजक जब इक्वल टू में लिख देते हैं 0,
तो वो हो जाता है द्विघात समीकरण। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो पहले यहाँ बहुपदी से शुरू किया कि पहले बहुपदी को पहचानिए, जो बहुपदी व्यंजक है उसको पहचानिए कि ये द्विघात है या नहीं है, और उसके बाद तब समीकरण का बात आएगा। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं एवं a नॉट इक्वल टू 0 है, इसके रूप में जिन्हें लिखा जा सके उन्हें हम लिखें। मतलब बोलने का मतलब है कि ऐसा फॉर्म में ये जो दिया गया है उनको ऐसे फॉर्म में लिखना है, और उन्हीं को लिखना है जिन्हें हम लिख सकते हैं, जिनको नहीं लिख सकते उनको नहीं लिखेंगे। लेकिन पहले तो चेक करना होगा कि हम किसे लिख सकते हैं और किसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसको चेक करेंगे कैसे? तो पहले जो काम यहाँ पर दिया हुआ है, अगर जोड़ने का काम दिया है, प्लस का काम दिया है तो पहले प्लस कर लेंगे, अगर गुना का काम दिया है तो गुना कर लेंगे। जो काम पहले दिया है उसको काम को करेंगे और पहले एक सरल रूप में लाएंगे, यानी एक सिंपल फॉर्म में पहले उसको लाएंगे। अगर इसको यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे तो ये जो है ऐसा फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, लगता है। लेकिन अगर इसको हम पहले सिंप्लीफाई करें, यानी ये जो भिन्न दिया है, फ्रैक्शन जो दिया है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, लसाअ निकाल करके जोड़ घटाव जो करना है करेंगे। तो करते हैं, पहले यह संख्या को उधर भेज देते हैं, ये -1 को उधर भेज देंगे तो x + 1/x यहाँ रह जाएगा, यानी x वाले को एक साइड रख लिए और समीकरण का नियम के हिसाब से -1 को बराबर के बाद भेज देंगे तो 6 के साथ a + 1 हो जाएगा। आगे करते हैं, यहाँ और लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे या तो और लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? x और 1 का लसाअ निकालेंगे तो x आएगा, एलसीएम करेंगे तो 1 और x का एलसीएम x हो गया। 1 से भाग करेंगे तो x ही आएगा, x का x में गुणा करेंगे तो क्या देता है, x² देता है। प्लस यहाँ पर x से x में भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 आएगा, और 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ हो गया ये बराबर के बाद वाला जो हो गया 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ x² में 1 को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, और यहाँ से x से भाग नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण का जो नियम है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 1 का इसमें मल्टीप्लाई करके इक्वल टू के पहले लिखेंगे और x का इधर मल्टीप्लाई करके इक्वल टू के बाद लिखेंगे। तो पहले हम लिख दिए x² + 1, यानी 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, और x का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7x। अब 7x को इधर ला देते हैं तो x², और इसको ध्यान में रखते हुए सजा कर लिखेंगे। x² के बाद फिर x आएगा, यानी +7x आकर इधर -7x होगा, और फिर +1 और इक्वल टू के बाद 0। तो किसको हम लिख पाए, इसको हम ऐसा फॉर्म में लिख पाए हैं, तो ये हम इसको लिख पा रहे हैं। इसको भी अगर हमको देखना होगा ये ऐसे फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लसाअ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर देते हैं। =2 का भी साइन देकर हम लोग कर सकते हैं, यहाँ और भी लिख सकते हैं, =2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी लसाअ निकालकर हम लोग देखेंगे, x लसाअ होगा, फिर आएगा x² ही आएगा, और यहाँ पर आएगा 3 इक्वल टू के बाद x²। अब फिर यहाँ पर वही काम जो जैसे कि हम यहाँ किए, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर बटा में 1 दे देंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो बड़ा वाला लिख दिए, यहाँ करेंगे तो x³ आएगा, तो हम पहले x³ लिख लेंगे, यानी हम जिसका बन पहले किसी का भी कर सकते हैं। पहले क्रॉस ऐसे करके लिख दिए, बाद में हम ऐसे करके इधर लिखेंगे, तो 1 का होगा x² + 3। अब क्या आएगा, अब सबको अगर इक्वल टू के पहले ला दें, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ला दें, तो क्या है, x³ ये +x² आकर -x² +3 आकर -3, और इक्वल टू के बाद क्या बचा, 0। अब ये देखते हैं क्या ऐसा फॉर्म है, नहीं है, क्योंकि यहाँ क्यूब है, हमको तो चाहिए स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। और भी एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, उसको भी सिर्फ दिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, x² - 6 √x दिया है, √x दिया है +2,
अगर रूट में कोई भी रहता है, कोई भी अगर x यानी चर यानी वेरिएबल अगर रूट में रहता है तो इनको हम लोग बहुपदी व्यंजक नहीं बोलते हैं। ये बहुपदी ये व्यंजक नहीं है। अगर जब बहुपदी व्यंजक नहीं है, रूट में रहे, तो उस तरह का जो रूट में रहता है वो बहुपदी व्यंजक नहीं है। और जो बहुपदी व्यंजक नहीं हो सकता वो बहुपदी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं हो सकता, यानी द्विघात समीकरण भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुपदी द्विघात जो व्यंजक है उसी को हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो ये जब बहुपदी ही नहीं है तो इसको हम लोग कैसे हम लोग उस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यहाँ पर x-2 का होल स्क्वायर दिया है, a² माइनस x² माइनस 4x प्लस 4 दिया है। तो इसको हम लोग ऐसा फॉर्म में, यानी ये चेक करके देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी अगर इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को बोला जाए तो इसको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी उस फॉर्म में नहीं लिख सकते, माने ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको पहले कैसे लिखेंगे, इसको लिख कर देखेंगे, यानी देखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यानी जो काम है सामने उस काम को करना पड़ेगा। पहले यहाँ होल स्क्वायर दिया, होल स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे? a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला सभी को पता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो इसको पहले तोड़ेंगे, a माइनस बी, a की जगह x, b की जगह 2, तो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी b की जगह 2 है, तो a² माइनस 2ab, और उसके बाद होता है प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और राइट साइड में जो है उसको लिख देंगे इक्वल टू क्या है, माइनस x² माइनस 4x प्लस 4। अब आगे काम करेंगे, यहाँ x का स्क्वायर x² देगा, यहाँ गुणा कर लेंगे तो माइनस 4x देगा, तो यहाँ पर माइनस 4x आया और यहाँ पर प्लस 4 आया। इक्वल टू के बाद क्या हुआ, x² माइनस 4x प्लस 4, सबको इक्वल टू के पहले लाएंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 4x प्लस 4, और ये आएगा माइनस x², ये भी प्लस 4x और ये माइनस 4, सब साइन चेंज हो गया। ये जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस था वो माइनस हो गया। अब देखिए प्लस x² माइनस x² कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया। तो ये क्या दिया, 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या, इसको ये बहुपदी व्यंजक है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें तो कोई चर ही नहीं है, कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, सब खत्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग को पहचानना था जो कोई भी इक्वेशन जो दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वो ये क्वेश्चन था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहचानने का रूल है सिंपल सा है, x² का एक फॉर्म आना चाहिए, x² का फॉर्म उसमें रहना चाहिए। यह है क्वेश्चन नंबर 3। तो बोला है समीकरण x⁻6 माइनस x³ माइनस 2 इक्वल टू 0 चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए तो x का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ तो x का पावर 6 दिया है, x³ दिया है, माइनस 2 दिया है, तो यहाँ x का पावर 6 है, तो यहाँ जो चर है x है, चर मतलब वेरिएबल, तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है वो x है। तो x का जो कौन सा मान होगा, उसका x का एक जो घात है, घात मतलब उसका जो पावर दिया है, उस घात का कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा मान होगा, जो समीकरण एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसको अगर सोचे द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर चाहिए। तो x का कौन सा मान होगा, अगर चर का अगर x³ का हम स्क्वायर लिख दे तो प्लस यहाँ पर x³ आ जाएगा और माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ x का पावर 1। तो एक्चुअल में द्विघात समीकरण में होता क्या है उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। x का जो द्विघात समीकरण होता है ये इस तरह का होता है, इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर पावर 2 होता है और यहाँ x का पावर 1 होता है और उसके बाद आ जाता है संख्या। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दिया है x का पावर 6 दिया है, x का क्यूब दिया है, लेकिन हमारा क्रम होना चाहिए ऐसा, यानी कम से कम x का पावर 2 होना चाहिए, और x का पावर 1 रहे या ना रहे वो अलग बात है, लेकिन x का पावर 2 होना चाहिए। तो x का पावर 2 होने के लिए क्या चाहिए, जो चर होना चाहिए, यानी चर होने का मतलब जो वेरिएबल होगा वो जो होगा
वो किस मान के लिए, वेरिएबल का बोला है चर के किस घात के लिए, तो चर का किस घात, तो चर का जो घात होगा वो x का पावर 3 होना चाहिए। चर का जो घात होगा उसके लिए एक द्विघात समीकरण बन सकता है, क्योंकि x का पावर 3 जब कर लेंगे तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो चर का किस मान के लिए, चर के किस घात के लिए, तो चर का जो घात होगा x का पावर 3 होगा, घात जो होगा चर का घात क्या होना चाहिए, इसका मतलब चर का घात जो होगा वो होना चाहिए 3, यानी x का पावर 3 ये होना चाहिए। तो ये आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें 3 4 तो मैंने दिया हुआ है, इसमें हर एक सवाल को बताना पड़ रहा है। कारण क्या है, क्योंकि हर एक सवाल जो है अलग अलग तरह से पूछा है। तो अगर हम, मेरा चेष्टा यही है जे जितने भी सवाल हैं आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाए, आसानी से समझ पाए कि किस सवाल को कैसे करते हैं। तो मेन टारगेट है मेरा यही, जो आप लोग अच्छी तरह से समझे, हर प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लें। अगर एग्ज़ाम में कोई भी मैथ आता है किसी तरह से घुरा फिरा कर दे, क्वेश्चन दे, तो उसको आप लोग आसानी से समझ सके और उसको कर पाए। तो मेरा टारगेट यही है, इसलिए मैं आराम से हर सवाल को समझा कर रहा हूँ। और नहीं तो जैसे सवाल बता देते, सवाल लिख देते तो बहुत जल्दी हो जाता। लेकिन मेरा टारगेट है कुछ सिखाना, कुछ आप लोग यहाँ से कुछ सीख पाए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, जितने भी वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, वो अधिक से अधिक इससे लाभान्वित हो, अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके, हर सवाल को बारीकी से समझ सके। तो अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी उत्साहित करें, उनको भी बोलें, देखें और इसको समझें। अगर अच्छा लगता है तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में 4 नंबर में 4 क्वेश्चन है। देखते हैं उसमें कितना कम से कम सवाल को बताकर अधिक से अधिक जानकारी दिया जा सके, जो हर एक सवाल को आप लोग सॉल्व कर पाए। तो हम इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर करेंगे, करके दिखाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, a-2 x² + 3x + 5 = 0 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो पहले सोचना होगा ये द्विघात समीकरण कब नहीं होता है। द्विघात समीकरण होने का एक ही कंडीशन है, जो x² इसमें होना जरूरी है। x² के बाद और क्या क्या होना चाहिए, यानी उस समीकरण का जो डिग्री होना चाहिए वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए। एक चर के लिए उसमें मैक्सिमम डिग्री जो होगा 2 डिग्री बोलते हैं। जो समीकरण का ऊपर का जो मैक्सिमम पावर रहता है ना, उसको डिग्री बोलते हैं। तो मैक्स जो डिग्री होना चाहिए उस समीकरण का डिग्री 2 होना चाहिए, जरूर है, ये होना चाहिए। अगर ये गायब हो जाएगा, माने x² अगर नहीं रहेगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर x² के पहले कोई संख्या है तो ये द्विघात समीकरण है, आगे बढ़ेगा। अगर ये संख्या 0 हो जाए तो अगर x² के पहले अगर कोई 0 आ जाए, अगर 0 से इंटू कर दे तो x² तो 0 हो जाएगा। उसके बाद चाहे कुछ भी रहे, 3x 4x कुछ भी रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये मान लेते हैं इस तरह का समीकरण था, तो अगर ये 0 हो जाता है, x² का पहले जो x² का जो गुणांक है वो अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण कभी भी नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बोला है, किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो a-2 अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो क्या होगा, a-2 इक्वल टू 0 होने पर, अगर ये होगा, होने पर ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर ये होगा। या और भी हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं। a-2 इक्वल टू 0 कब होगा, जब a का वैल्यू a इक्वल टू 2 होगा। यानी a इक्वल टू 2 होने पर इस द्विघात समीकरण का ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्योंकि देख लीजिए, अगर ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, ये -2 अगर 0 हो जाता है, ये पूरा 0 हो गया तो 0 × x² 0 हो जाएगा, तब ये पूरा गायब हो जाएगा। तो ये क्या द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, a इक्वल टू 2 होने से द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये एक क्वेश्चन था। अब दूसरा टाइप का एक और क्वेश्चन है, तो उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए।
तो द्विघात समीकरण के रूप में हम लिख के दिखाते हैं, दिखाए भी हैं इसके पहले, क्वेश्चन नंबर 2 में था द्विघात समीकरण के रूप में लिख के दिखाए थे। तो ये क्वेश्चन है इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4/x/4 - x इक्वल टू है 1/3x। इसको बोला है द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने आप आ जाएगा द्विघात समीकरण। अगर होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x² हो जाएगा, और इधर से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 - x रहेगा। अब क्या करेंगे, सबको इक्वल टू के पहले ला देंगे, क्योंकि इक्वल टू के बाद 0 दिखाना होता है। तो इक्वल टू के पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x² - x आकर +x हो जाएगा, एक क्रम में लिखेंगे, और -4 = 0। ये हो गया द्विघात समीकरण का। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन हम स्टार्टिंग है इसलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, उसको भी बोला है द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो उसको सिंपली जो है सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस कीजिए, वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक समीकरण को दिया है, उसको भी बोला है द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो उसको भी हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी बोला है जो उसको द्विघात समीकरण मतलब a² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिख कर दिखाइए। तो इसको लिख कर दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये होल क्यूब दिया है। अब a + b होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर पहले तोड़ना पड़ेगा। अब ax + 2 क्यूब दिया है, मतलब x³ और 2 का क्यूब नहीं, a + b होल क्यूब। और a + b होल क्यूब का अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो उसको थोड़ा एक बार देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, बार बार ये सब काम आएगा। तो a + b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब, हम फॉर्मूला का स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, a का क्यूब + 3 × a² × b + 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब होता है। और बराबर इक्वल टू के बाद जो लिखना है उसको बाद में करते हैं। तो पहले a के जगह में जो है x है, तो a का क्यूब + 3a² मतलब फिर x आएगा, प्लस 3a² b माने 2 + 3a और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब। और राइट साइड में जो है x का इंटू है, इसमें x² - 1 है, इसका होल स्क्वायर तोड़ने का काम नहीं है, यहाँ पर सिंगल स्क्वायर है, कोई बात नहीं, यहाँ पर इंटू कर लेंगे। तो x का x² में इंटू करेंगे तो x³ दे देगा, और x का 1 में इंटू करेंगे तो प्लस x ही आएगा। अब यहाँ अगला जो स्टेप होगा, अब सबका क्यूब स्क्वायर ये सब करके कर लेंगे। तो x³ और यहाँ पर स्क्वायर x का स्क्वायर x², 3 × 6 यानी 6x² आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 12x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा +8 इक्वल टू के बाद जो है x³ - x है। अब सब x³ x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन चेंज होगा। पहले लाते हैं 6x² + 12x + 8, ये और आ गया तो -x³ हो गया, ये -x आकर +x हो जाएगा इक्वल टू के बाद 0। अब देखेंगे कि एक जैसा जो टर्म है, एक जैसा टर्म के साथ प्लस माइनस होगा, और जो अलग है उसके साथ प्लस माइनस नहीं होगा। तो 6x³ है x³ है, दोनों एक जैसा टर्म है, तो इसके साथ प्लस माइनस करेंगे तो +x³ -x³ कैंसिल हो जाएगा, -6x² और कोई टर्म नहीं है तो -6x² अकेला रहेगा, और क्या आया +12x और +x मिलकर हो जाएगा +13x हो जाएगा, +8 खाली अकेला है, अकेला रहेगा इक्वल टू के बाद 0। लेकिन स्टार्टिंग में माइनस नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इस माइनस को कॉमन करके यहाँ से हटा देंगे। माइनस जैसे कॉमन करेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो जाएगा, और प्लस ये भी प्लस से ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये माइनस जाकर इक्वल टू के बाद 0 हो जाएगा। तो यानी आ गया 6x² - 13x - 8 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा बहुत द्विघात समीकरण का रूप यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया, जहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं है, a माने पहला वाला यानी x² का जो गुणांक है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हो गया, तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो बाद बाकी क्वेश्चन इसमें 4 में जो 1-2 तो बच गया वो खुद आप कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, उसको अब क्या करना है, तो ये क्वेश्चन अब द्विघात समीकरण में बनाना है। कुछ जो है समस्याएं हैं, वो प्रॉब्लम है,
उस प्रॉब्लम को पढ़ना है, समस्या को पढ़ना है, और उस समस्या को कैसे हम लोग द्विघात समीकरण में बदलेंगे। यही लास्ट करेंगे आज का, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दूसरा पार्ट इसका। तो आज हम लोग लास्ट इसका करते हैं 5 नंबर का। नंबर 5 में बोला है एक चर वाले द्विघात समीकरण की रचना करें। जो नीचे कुछ समस्या दिया गया है उस समस्या को एक चर वाले द्विघात समीकरण की को रचना में बदल देना है, यानी एक माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देना है। 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। और ये 42 है, अब इसका दो भाग कर देना है। 42 का दो भाग हम कर सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए हम एक 15 कर दिए, तो इधर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, दो भाग। लेकिन ऐसा होना चाहिए जे एक भाग का जो स्क्वायर करेंगे वो दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो एक कैसे होगा? बोला है एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। अब एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो क्या इसके समान आएगा? 15 का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको सोच कर करना है। तो अब इसको कैसे संख्या को हम 42 को दो भाग करेंगे? तो 42 को दो भाग करना माने 42 को प्लस दो पार्ट ऐसे तोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता नहीं कि कौन कौन सा संख्या मिलकर 42 बनाएगा, और उसका एक भाग का स्क्वायर करेंगे तो दूसरे का वर्ग के बराबर होगा। तो उस केस में हम लोग मान लेते हैं, मान कर बनाते हैं। माना कि पहला संख्या x है, माना कि पहला भाग 42 का जो पहला भाग होगा, पहला भाग अगर x है तो दूसरा भाग क्या होगा? तो दूसरा भाग उसका होना क्या चाहिए? 42 में से x को हटा लीजिए, दूसरा भाग पता चल जाएगा। तो दूसरा भाग पता हो जाएगा, 42 में से x को घटा देंगे। लेकिन अब 42 में से x घटकर कितना आएगा ये पता नहीं है, तो वैसे रहेगा। लेकिन पहला भाग x है तो दूसरा भाग 42 में से x होगा, क्योंकि अगर पहला भाग को 10 बोलते हैं तो 42 में से 10 घटा दीजिए तो दूसरा पता चल जाएगा 32। तो वैसे ही पहला भाग x, 42 दूसरा भाग होगा। अब इसका कंडीशन क्या है? अब कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं है। ये भी बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है। लेकिन हमको कंडीशन है कि पहला भाग एक भाग का जब स्क्वायर करेंगे तो दूसरे के समान होगा। तो प्रश्न जैसे बोला है हम लिख देंगे प्रश्न के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। या हम लोग कहीं 82 भी लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी प्रश्नानुसार अगर बात करें तो पहला भाग x है और दूसरा भाग 42 माइनस x है। तो पहला भाग का वर्ग करेंगे तो दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा ये है, पहला का वर्ग किए तो बराबर हो जाए दूसरे का। तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। लेकिन पूरा का पूरा ये द्विघात समीकरण अभी सबको क्या करेंगे, इक्वल टू के पहले ला देंगे। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स था तो प्लस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस 42 था तो माइनस 42 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। तो ऐसे हम लोग किसी भी समस्या को आसानी से द्विघात समीकरण में बदल के अब इसको सॉल्व कर देंगे। अगर समाधान इसका कर देते हैं तो x का वैल्यू निकलेगा, माने पहला संख्या आ जाएगा, और जैसे पहला संख्या मिलेगा दूसरा से घटा देंगे तो दूसरा संख्या भी पता चल जाएगा। तो ज़्यादा सोचना नहीं होता है, हम लोग किसी भी समस्या को समीकरण में बदल कर आसानी से उसका समाधान हम लोग निकाल सकते हैं।